हेलो एवरीवन, एम्स नई दिल्ली अस्पताल से मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण मीणा। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारे लोग सिम्टम से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी शंकाएं दूर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कोविड-19 न्यू वेरिएंट कौन कौन से हैं और इनके सिम्टम वाइज और ट्रांसमिसिबिलिटी और ट्रीटमेंट डिफरेंस में क्या है। तो अभी जो कोविड-19 के न्यू वेरिएंट है वो इंडिया में अभी मुख्यतः दो चल रहे हैं, एक यूके वेरिएंट है और एक साउथ अफ्रीका वेरिएंट है। यूके वेरिएंट का फर्स्ट केस इंडिया में दिसंबर 2020 में रिपोर्ट हुआ था, वो मुंबई में रिपोर्ट हुआ था। और साउथ अफ्रीका वेरिएंट का जो न्यू केस रिपोर्ट हुआ है वो अभी मार्च में रिपोर्ट हुआ है, LNJP हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है उसमें रिपोर्ट हुआ है। तो सिम्टम वाइज इनमें क्या डिफरेंस है। सिम्टम वही सिम्टम है पुराने वाले, फीवर है, कफ है, डिस्निया है और सोर थ्रोट है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, कई व्यक्ति को स्मेल चली गई है, किसी को स्वाद नहीं आ रहा, ये सारे डिफरेंस है। लेकिन इस वाले जो वेरिएंट में क्या सिम्टम डिफरेंस है पहले वाले से। इन न्यू वेरिएंट में नए सिम्टम जो ज्यादा देख रहे हैं पहले वाले से, वो एक तो कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख में लालपन आना, वहां से थोड़े आंसू बहना, और एक होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। कई लोग बता रहे हैं कि मुझे पहले से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो ये भी एक कोविड का लक्षण हो सकता है। और नए वेरिएंट में और चीजें ज्यादा क्या हो रही है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। अगर किसी को दस्त लग रहा है, पेट में दर्द है, तो ये भी कोविड हो सकता है। और एक चौथा, नए वेरिएंट की वजह से बहुत से लोगों में आर्थ्रालजिया के सिम्टम यानी कि जॉइंट पेन की हिस्ट्री भी बता रहे। तो ये नए वेरिएंट में पहले से थोड़ा ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं ये वाले। ट्रांसमिसिबिलिटी में पहले से कैसे डिफरेंस है। पहले का जो कोविड वेरिएंट है और जो न्यू कोविड वेरिएंट आए हैं, ये पहले से 50 से 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। पहले जो वेरिएंट था उसका R फैक्टर 1.1 था। R फैक्टर 1.1 का मतलब यह है कि पहले कोविड 10 लोगों को यदि कोविड होता था तो वो 11 लोगों को इन्फेक्ट करते थे। अब ये R फैक्टर की वैल्यू 1.7 हो चुकी है, यानी कि पहले से 0.5 to 0.6%, 0.5 to 0.6 बढ़ गई है। यानी कि अगर 10 व्यक्ति इन्फेक्ट होते हैं तो यानी कि वो 17 लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। तो यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीका वेरिएंट दोनों में ही 50 से 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन्फेक्शन की। और ट्रीटमेंट वाइज डिफरेंस क्या है। ट्रीटमेंट वाइज वही पहले की तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बाकी न्यू ये दोनों वेरिएंट में माइल्ड इन्फेक्शन ही हो रहा है ज्यादातर पेशेंटों को, बट चूंकि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इसलिए सीवियर केसों की संख्या भी बढ़ गई है। तो और ये देखा गया है जो यूके वेरिएंट है उसमें कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा और रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब का थोड़ा पहले की अपेक्षा कम इफेक्ट है। हालांकि अभी स्टडियां क्लियर नहीं हुई है, बट ये देखा गया है कुछ स्टडियों में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्या होता है, स्ट्रेन में क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो कोई भी जो वायरस होता है तो वो हमेशा वो अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करता है, मतलब जितना ज्यादा वो खुद का वो वायरस ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। तो डीएनए वायरस होते हैं, डीएनए वायरस में ये जो रेप्लिकेशन की जो क्षमता है वो थोड़ा कम होती है और वो इतना कोशिश नहीं करते। जबकि आरएनए वायरस है वो इस चीज का रेप्लिकेशन को वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो मेनली जो म्यूटेशन है वो आरएनए वायरस में ज्यादा मिलते हैं। तो कोविड वायरस भी एक आरएनए वायरस है। तो म्यूटेशन क्या होता है, तो जब भी कोई वायरस अपनी रेप्लिकेशन के द्वारा अपना नया वायरस बनाता है तो उस टाइम जो एरर होती है कॉपी करने के दौरान, उस एरर को ही म्यूटेशन करते हैं। तो एरर होने के बाद जो नया वायरस बनता है, क्योंकि ये पहले की मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंस रहता है और इसलिए उस वायरस को वेरिएंट बोलते हैं। तो जो कॉपी में जो म्यूटेशन, कॉपी में जो एरर होती है उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और जो नया वायरस बना है उसको हम वेरिएंट बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है जब जो नया वेरिएंट बना है अगर वो बिहेवियरली बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिहेवियर करने लग जाए तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो एवरी स्ट्रेन जो होती है वो एक तरह का वेरिएंट ही होती है, लेकिन हर वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होता। अभी तक टोटल 6 to 7 स्ट्रेन अभी वर्ल्ड में है।
तो जो सबसे पहले वुहान में जो हुई थी वो स्ट्रेन एल थी, वो बाद में एस स्ट्रेन में बदली, डीजी, डीआर। तो अभी जो ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है डीजी और डीआर स्ट्रेन के हैं, जबकि वेरिएंट 1000 से भी ऊपर है। तो महाराष्ट्र के जो केस थे फरवरी में, उसमें अराउंड जैसे 771 सैंपल थे, उनमें 735 जो सैंपलों के वेरिएंट थे वो यूके के थे, 35 के अराउंड साउथ अफ्रीका के वेरिएंट थे। और कुछ देखने में अभी ये भी आया है लास्ट मंथ से, जो महाराष्ट्र में जो 100 में से 20% सैंपल है, उसमें एक नया वेरिएंट और आया, वो इंडियन वेरिएंट है और उसमें डबल म्यूटेशन देखा गया है। लेकिन अभी चूंकि इसको स्ट्रेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि केवल ये जो डबल म्यूटेशन देखा है केवल महाराष्ट्र में देखा है, लेकिन यदि ये पूरे इंडिया में फैल जाता है तो हो सकता है इसको भी एक स्ट्रेन की भाषा दे दे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मेरी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्या मुझे कोविड हो सकता है? तो आपको बता दें, अभी 2 तरह के टेस्ट हो रहे हैं कोविड में, एक तो हो रहा है रैपिड एंटीजन और एक हो रहा है आरटीपीसीआर। तो रैपिड एंटीजन है, उसकी सेंसिटिविटी 50% है। इसका मतलब क्या है कि यदि 100 लोगों को कोविड है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट 50 लोगों की ही सही बताएगा रिपोर्ट, 50 लोगों की रिपोर्ट गलत बताएगा। इसका मतलब है वो 50 लोग अपने आप को रिपोर्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोविड नहीं है। और आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 70% है, यानी कि यदि 100 लोगों को कोविड है तो 70 लोगों को ही सही बताएगा, 30 लोगों को वो सही नहीं बताएगा। तो यदि आपके सिम्टम टिपिकल है, क्लिनिकल फीचर, तो हो सकता है आपको कोविड हो। ठीक है, और एक और चीज, आरटीपीसीआर में बहुत सारे तरीके के स्वाब ले रहे हैं। किस स्वाब की कितनी सेंसिटिविटी है? अगर हम ओरल स्वाब लेते हैं, मुंह के रास्ते से स्वाब ले रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी केवल 30% है। लेकिन जो नेजोफेरिंग्स है, नाक के रास्ते जो स्वाब ले रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी 70% है। स्पुटम की सेंसिटिविटी, यदि किसी व्यक्ति को स्पुटम आता है, उसकी सेंसिटिविटी 80% है। जबकि बाल जो कि होता है फेफड़ों से निकाला गया पानी, उसकी सेंसिटिविटी 90% है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि री इन्फेक्शन कब कहेंगे? तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका की गाइडलाइन बोलती है कि यदि मुझे आज कोविड हो जाता है तो उसके बाद भले ही मैं ठीक भी हो जाता हूँ, अगर मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है बाद में, तो वो अगर परसिस्टेंटली तो भी मैं उसको री इन्फेक्शन नहीं कहूंगा। अगर मेरी कोविड रिपोर्ट 3 महीने बाद पॉजिटिव आती है तो उसको हम री इन्फेक्शन कहेंगे। तो बहुत सारे लोगों में ये भी होता है कि कोविड ठीक हो गया है, तो कोविड ठीक हो गया उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेड वायरस है, वो अंदर शरीर में रहता है लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं करता। तो ये डेड वायरस है, उसको थोड़ा कई बार जाने में टाइम लगता है। तो बहुत से लोगों में ये अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है 1 से 1.5 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसा नहीं, अगर उनको सिम्टम नहीं है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे कोविड हो गया है, मेरी वजह से मैं कब तक दूसरे आदमी को इन्फेक्शन दे सकता हूँ? तो अगर मुझे यदि आज कोविड होता है तो कोविड बहुत जो माइल्ड टू मॉडरेट केस है कोविड के, उनमें आफ्टर 10 दिन के बाद उसकी कोविड पेशेंट की वजह से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता। और या फिर जिसका अगर आपके सिम्टम सबसाइड हो गए उसके 3 से 4 दिन बाद, उसके बाद से कोई आपकी वजह से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, भले ही आपका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव हो। तो ये ध्यान रखना है कि माइल्ड टू मॉडरेट केस उसमें 10 दिन, और यदि सीवियर केस है उसमें 15 से 17 दिन लग सकते हैं। तो 10 दिन बाद भले अगर मैं ठीक हूँ 10 दिन बाद, या सिम्टम मेरे सबसाइड हो गए लास्ट 3 to 4 डेज से, तो मेरी वजह से बहुत ही कम चांस है सामने वाले को कोविड हो। तो ये है। बहुत सारा वो क्वेश्चन है कि मुझे फीवर है, मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया, साथ में मुझे टाइफाइड IgM भी पॉजिटिव आया और कोविड भी पॉजिटिव आया। बहुत सारे का क्वेश्चन है कि मेरे कोविड भी पॉजिटिव आया और डेंगू टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो मुझे कौन सा इन्फेक्शन है? तो अभी कैलिफोर्निया और ब्राजील में एक स्टडी हुई है, उसमें ये देखा गया कि 20% केस में कोविड के साथ डेंगू पॉजिटिव आ सकता है और 20% केस में टाइफाइड भी पॉजिटिव आ सकता है। तो फिजिशियन को, डॉक्टर को ये देखना जरूरी है कि मुझे किस तरह के सिम्टम है। यदि
मुझे टिपिकल कोविड सिम्टम है तो ये पॉसिबली कोविड ही होगा। लेकिन यदि आपको एटिपिकल सिम्टम लगते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत ज्यादा है या रशेज है, तो हो सकता है वो डेंगू भी हो या हो सकता है दोनों भी हो। और यदि मुझे ल्यूकोपिनिया है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, बट और भी सिम्टम अगर परसिस्ट फीवर कर रहा है 10 दिन बाद, तो हो सकता है वो साथ में टाइफाइड भी हो। तो ये सब क्लिनिकल जजमेंट है, वो डॉक्टर को अपने हिसाब से डिसाइड करने हैं। बट कोविड में 20% केस में ये भी पॉजिटिव हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका टाइफाइड पॉजिटिव है तो उसको टाइफाइड होगा, या डेंगू पॉजिटिव तो डेंगू होगा। तो ये सब क्लिनिकल जजमेंट के अनुसार डॉक्टर को ही डिसाइड करना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे फीवर है पर मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, बट मुझे लगातार खांसी और सांस में तकलीफ है। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, रैपिड एंटीजन टेस्ट 50% सेंसिटिव है और आरटीपीसीआर 70% सेंसिटिव है। तो इसका मतलब कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव हो सकती है। तो फिर हम क्या करें, कैसे हम डायग्नोस करें? तो आगे के और भी बहुत सारे टेस्ट है जिनसे हम असेस कर सकते हैं कि ये कोविड होगा। जैसे टीएलसी काउंट में मोस्टली लोगों में नॉर्मल या ल्यूकोसाइटोसिस मिल रहा है, बट लिम्फोपिनिया प्रीडोमिनेंट मिल रहा है। ईएसआर सीआरपी रेज मिल रहे हैं, फेरिटिन, ईएसआर सीआरपी, IL-6 ये लेवल इंक्रीज मिल रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सरे में और सीटी करवाते हैं। सीटी में एक स्कोर भी होता है, सीटी सीवेट इंडेक्स जिसे बोलते हैं। उसमें अगर लेस देन 8 है तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट कोविड हो सकता है। अगर 8 to 15 है उसको थोड़ा मॉडरेट टाइप का, और 15 से ऊपर है तो सीवियर कोविड हो सकता है। तो इसमें मेनली हम एक्सरे में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखते हैं, वो जनरली लंग्स के पेरिफेरल पार्ट और बेसल पार्ट में ज्यादा मिलती है। तो सीटी से क्लियर होगा। जब अभी के जो म्यूटेशन है इसमें ये भी देखा गया है कि बहुत सारों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो आपको अगर रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन सिम्टम लगता है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो। ये है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमें N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और क्लॉथ मास्क में डिफरेंस बताइए कि कौन सा कब पहनना है। तो ये जो है, ये वाला ट्रिपल लेयर मास्क है, इसको सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। ट्रिपल लेयर मास्क है, इसमें एक ये नेजल स्ट्रिप होती है, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। आउटसाइड ये ब्लू कलर कोट है, ये आउटसाइड पहननी होती है। अंदर की एक जो व्हाइट कोट है ये अंदर की साइड पहननी होती है। तो जो ये ब्लू कलर कोट है ये पॉलिएस्टर कंपाउंड की बनी होती है। पॉलिएस्टर कंपाउंड क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो लिक्विड है, ड्रॉपलेट्स है, इनको रेपिलेंट करते हैं, यानी इनको भगाते हैं। तो सामने वाले से अगर कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो जो भी ड्रॉपलेट्स है उसको रिमूव कर देंगे। और अंदर से ये कॉटन की बनी हुई तो एब्जॉर्ब करती है, तो हम जो भी खांसते हैं या छींकते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेती, बाहर नहीं जाने देती। तो ये इसका फायदा होता है। हमको ये ब्लू वाली आउटसाइड पहननी है और व्हाइट वाली जो है उसको अंदर की साइड पहननी है। ठीक है। ये N95 मास्क, इसका जो इफेक्टिविटी है, इसका इफेक्टिविटी 70% है। 70% क्यों ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा गैप रह जाता है, जो इस गैप की वजह से वायरस प्रवेश कर सकता है। इसलिए इसकी जो है 70% एफिकेसी है। जबकि ये N95 है, इसकी एफिकेसी 95% है। इसमें चूंकि गैप नहीं रहता, और दूसरा इसमें एक तो गैप नहीं रहता, और इसको बहुत सारे लोगों को क्या है कि अभी ये N95 की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो आपको ये देखना है कि उस पे किसी का मार्क बना हुआ है नहीं है। तो जनरली जो ये सर्जिकल मास्क वो FDA अप्रूव होता है, और ये NIOSH अप्रूव होता है। NIOSH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, उसी ने अप्रूव किया है। तो जैसे इसमें NIOSH लिखा हुआ है। ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी एक वाल्व वाला है, जनरली अभी के टाइम इसको नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है इसको? क्योंकि इसके अंदर जो वाल्व है उससे उसका ये है कि हमको सामने वाले से हमको कोविड नहीं होगा, लेकिन हमारी वजह से सामने वाले को कोविड हो सकता है। इसलिए अब इस पे बेल लगा हुआ है, तो इसको नहीं पहनना, दूसरे टाइप का पहनना है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारों में ISI मार्क भी लगा हुआ है, तो NIOSH और ISI अप्रूव है तो ही पहने, अदरवाइज बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं इनकी। अच्छा, क्लॉथ मास्क, इसका इफेक्टिविटी 95% है। और इसको N का मतलब क्या है?
N का मतलब ये है नॉन ऑयल। तो नॉन ऑयल जो भी पार्टिकल है उसको ये फिल्टर करता है, तो लेकिन ऑयल बेस्ड पार्टिकल को फिल्टर नहीं करता, इसलिए इसको N95 बोला है। अब क्लॉथ मास्क में क्या है, क्लॉथ मास्क में चूंकि डबल लेयर होती है, जो ये सर्जिकल मास्क है इसमें ट्रिपल लेयर होती है। एक आउटसाइड है, ये आउटसाइड लेयर, एक ये इनसाइड लेयर है व्हाइट वाली, और इन दोनों के बीच एक और लेयर होती है, एक और लेयर होती है तीनों के बीच में। अंदर की साइड एक और लेयर है, वो छोटी सी 2 माइक्रोन साइज की है, उसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। जबकि जो क्लॉथ मास्क है उसमें 2 लेयर होती है, तो थर्ड लेयर नहीं होने की वजह से उसकी इफेक्टिविटी 50% ही है। तो अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हो या जहाँ पे कोविड केस ज्यादा है, तो क्लॉथ मास्क की वजह प्रिफेयर करें, एटलीस्ट सर्जिकल मास्क तो आपके पास हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये इसको कैसे रीयूज भी कर सकते हैं क्या इनको। तो देखिए, क्लॉथ मास्क को तो हम धो के वापस रीयूज कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क का इफेक्टिविटी 6 to 8 आवर रहती है, इससे ज्यादा इफेक्टिविटी नहीं रहती, इसके बाद हमको भगा देना चाहिए। और ये N95 मास्क है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमको ये जनरली 3 से 4, एटलीस्ट 4 तो हमारे पास होने चाहिए। जो पहले वाले को पहले दिन पहनेंगे, दूसरे वाले को दूसरे दिन, तीसरे वाले को तीसरे दिन, चौथे वाले को चौथे दिन, फिर 5वें दिन फर्स्ट वाले को पहनेंगे। इस तरह से इसको हम रीयूज कर सकते हैं। आफ्टर 3 to 4 डेज जो भी वायरस है वो अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, पॉलीथीन के अंदर लाके और उनको रख देना है, तो ये वापस से रीयूज हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हैंड हाइजीन के हमको कौन कौन से स्टेप हमको बताइए। तो हैंड हाइजीन के 6 to 7 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमको दोनों जो पामर सरफेस है हैंड की, उन दोनों को रगड़ना है, मतलब साबुन से या जो भी आप स्टेरिलियम या सैनिटाइजर यूज करते, पहले पामर सरफेस को आपस में रब करना है। उसके बाद जो डोर्सल सरफेस है हैंड की, उसको रब करना है। तीसरे स्टेप में दोनों के बीच में, अंगुलियों के बीच में आपस में रब करना है। और चौथे स्टेप में हमको जो दोनों तरह के नाखून है इन दोनों के बीच करना है। और 5वें स्टेप में हमको रब करना है। और एक स्टेप ये है, दोनों हाथों के बीच में आपस में अंगुलियों के बीच में रब करना है। और 6ठे स्टेप में अंगूठे को रब करना है। और एक और 7वां स्टेप होता है, वो जस्ट ऊपर जो 4 आर्म है वहां पे रब करना है। तो इस तरह से 6 स्टेप होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, तो मुझे RT-PCR की जरूरत है। तो मैंने बताया, रैपिड एंटीजन 50% केस में ही पॉजिटिव है, लेकिन यदि आपको सिम्टम लग रहा है कि ये कोविड के हो सकते हैं, तो आपको RT-PCR कराने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि मेरा रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है, तो क्या मुझे PCR करने की जरूरत है। तो देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट मेनली वैसे 50% केस में पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन ये उन केसों में ज्यादा मिल रहा है जो एक तो सिम्टोमेटिक है और जिनमें हाई वायरल लोड है, उनमें ये ज्यादा मिल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये तभी पॉजिटिव होता है जब हाई वायरल लोड और सिम्टोमेटिक होता है, तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। उससे लोगों का क्वेश्चन है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है और मुझे सिम्टम, टिपिकल सिम्टम है कोविड के, तो मुझे अगला टेस्ट कब रिपीट कराना चाहिए। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कहता है कि अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं कोविड के और आपका टेस्ट नेगेटिव आया, तो विदिन 24 आवर में आपको दोबारा टेस्ट नहीं करना। हाँ, 24 आवर के बाद आप रिपीट करा सकते हो RT-PCR टेस्ट। उससे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ था और मेरी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, और मुझे ऐसा होते 1 महीना हो गया, बट मुझे कभी कभी फीवर आ जाता है 1 से 2 घंटे के लिए। तो क्यों आ जाता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो क्या होता है, जो ये कोविड-19 की बीमारी है, ये जनरली इनिशियल स्टेज में इन्फेक्टिव काम करती है, लेकिन बाद में एज ऑटो इम्यून डिजीज काम करती है। इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी हमारे ऑर्गन है उस पर डैमेज करती है। तो इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, तो वो इन्फ्लामेशन को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी उसको चेक करने के लिए हम ESR, CRP, IL-6 और फैटी लेवल करा सकते हैं। तो वो जनरली बढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन यदि आपको फीवर ही है और कोई सिम्टम, तो आप पैरासीटामोल SOS ले सकते हो। लेकिन परसिस्टेंट फीवर है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जनरली जो हम आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, तो आरटीपीसीआर टेस्ट में जो भी वायरस है उसकी 2 प्रोटीन के ऊपर ही ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो जैसे कोविड क्या है, जो उसमें स्पाइक प्रोटीन होती है, एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होती है, एक एनवेलप प्रोटीन होती है और एक आरएनए पॉलीमरेज जीन के प्रोटीन। तो इनमें से कोई सी 2 के प्रति ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है, जो भी ये एम्पलीफाई करता है इनको प्रोटीन को, तो कितने साइकिल पे वो पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, उसको हम साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। तो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर 40 से कम है तो ही वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर वो 40 ही है तो इसको इंडिटरमिनेट टेस्ट बोलते हैं, और 40 से ऊपर है तो उसको नेगेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें मेरे 17 नंबर है, इसमें 27 नंबर है, तो वो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो आपको जितना कम साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसका मतलब उतना ही आपको वायरल लोड ज्यादा है, आप इतना ही इन्फेक्शन कर सकते हो सामने वाले पेशेंट को। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे 15 दिन पहले कोविड हुआ है, मैं ठीक भी हो गया, मुझे बुखार आ जाता है। तो मैंने उसका आपको बता दिया कि अगर वो परसिस्टेंट फीवर रहता है तो दिखाने की जरूरत है, कभी कभी आ जाता है तो हो सकता है वो इन्फ्लामेशन की वजह हो, तो आपको SOS पैरासिटामोल लेनी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति चली गई है, क्या मुझे कोविड है और ये कितने दिन में वापस आ जाएगी। तो देखिए, सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर आपको पहले इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और अभी आपको एक्सपोजर की हिस्ट्री है, तो हो सकता ये पॉसिबली इसके ज्यादातर चांस यही है कि आपको कोविड हुआ होगा। तो वो आपको लेकिन आपको सबसे खास बात इसकी है, जिनको भी ये हुआ है वो बहुत ही माइल्ड टाइप का कोविड होता है, उसमें ज्यादातर केसों में कोई ऑर्गन जैसे लंग्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही माइल्ड टाइप का कोविड होता है, लेकिन ये सूंघने की क्षमता और स्वाद की क्षमता को वापस आने में 1 महीना तक लग जाता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने से 3 महीने देखा गया है वापस से रिटर्न होने में, बट ज्यादातर केसों में 1 महीने में ये वापस आ जाती है क्षमता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये कोवाशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है, क्या है इसकी सेफ्टी, क्या एफिकेसी है। तो देखिए, कोवाशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उन दोनों ने मिलकर बनाई है। और कैसे बनी है, इसमें जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है और उसको बहुत एटीन्यूएट कर दिया है, मतलब कमजोर कर दिया, उसको एडिनो वायरस के अंदर इंसर्ट कर दिया और उससे उस एडिनो वायरस वेक्टर को हमारे शरीर में डाल देते हैं। फिर चूंकि वायरस बहुत ही कमजोर है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। कोवैक्सीन टोटली इंडिया की है, भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। इसमें पूरे वायरस को कमजोर कर दिया है, पूरे वायरस को कमजोर करके फिर इंसर्ट किया जाता है। तो सेफ्टी एफिकेसी देखा है कि जो कोवाशील्ड की है वो 70% है, अराउंड 70%। कोवैक्सीन का भी 3rd ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये देखा गया है इंटरम एनालिसिस में इसकी एफिकेसी 81% है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि दोनों में एडवर्स इफेक्ट फीवर हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहां पे थोड़ा रेडनेस हो सकती है कुछ दिन के लिए, वहां पेन हो सकता है, और कुछ दिन के लिए किसी में सिम्टम में नोजिया भी हो सकता है, किसी में फीवर भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे कोविड हुआ था, 3-4 दिन हो गए मेरा फीवर हो गया, आज मुझे 5वां दिन है फिर भी मेरा फीवर नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, फीवर जनरली 7 से 10 दिन हो सकता है कि 7 से 10 दिन है। बहुत सारे मरीजों में 2 से 3 दिन में भी जा रहा है वापस से, लेकिन हो सकता है 5 से 7 दिन या 7 से 10 दिन भी रह सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लगातार फीवर आ रहा है तो हमको आगे टेस्ट कराने की जरूरत है, जैसे सीटी टेस्ट की, कहीं आपके लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फीवर जाएगा, अपने आप ही सबसाइड होगा। लेकिन यदि बहुत ही ज्यादा दिन हो गए, 8 से 10 दिन हो गए, तो आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बहुत सारों का क्वेश्चन है कि मेरे एक रिलेटिव को कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं उससे कल मिला था, तो मुझे कोविड होने के चांस है कि कितने और मुझे कब सिम्टम आएंगे। तो देखिए, जब आपको यदि एक्सपोजर की हिस्ट्री है
आपने उससे बिना मास्क बात की है और अगर 15 मिनट से ज्यादा बात की है तो चांसेज है कि आपको कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट कब पॉजिटिव आती है? रिपोर्ट पॉजिटिव आने में आप अगर कल ही एक्सपोजर हुए तो अगर आप आज टेस्ट कराओगे तो 100% नेगेटिव आएगी। तो 5वें से जब भी एक्सपोजर होता है उसके 5वें से और 14वें दिन, इन पीरियड में सबसे ज्यादा चांस है कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के। 5 दिन से पहले और 14 दिन के बाद, मतलब 14 से 21 भी आ सकता है, लेकिन 21 के बाद तो बिल्कुल बहुत कम चांस है रिपोर्ट पॉजिटिव होने के। तो ज्यादातर केसों में 5 से 14 दिन, एक्सपोजर के 5वें से 14 दिन ज्यादा चांस है आपके कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने के। ठीक है। और सिम्टम कब आएंगे? अगर आपको हाई वायरल एक्सपोजर है तो चांसेस है सिम्टम आए, पर आपको हो सकता है कभी कभी पेशेंटों को कोई एक्सपोजर बहुत कम होता है तो हो सकता है वो एसिम्टोमेटिक हो, क्योंकि 40% केस एसिम्टोमेटिक है। वो सर वो क्वेश्चन है कि किन लोगों को कोविड की वजह से तकलीफ हो सकती है? तो देखिए, जनरली जिनकी एज ज्यादा है या जिनको कोमोर्बिडिटी है, एज ज्यादा मतलब 65 से ऊपर है, कोमोर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फेफड़ों की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उन केसों में उनको सीवियर कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। 2 से 3% केस में डेथ है, यानी कि 100% पेशेंट है उनमें 2 से 3 केसों में उनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो एक का क्वेश्चन है कि मेरे भाई को बुखार और खांसी की उसकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, मैंने अपनी कोविड रिपोर्ट कराई, मेरी भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, बट मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है और क्या मैं घूम सकता हूँ? तो मैंने आपको बताया कि 40% केस एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। तो एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनमें जरूरी नहीं है सिम्टम नहीं आए से तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको घूमना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को कोविड हो सकता है, आप उसको फैलाने का काम कर सकते हो। तो आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी घूमना है, आपको आइसोलेट रखना है 7 से 10 दिन, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।